Hello, my dear students. Today we'll discuss biology. वैसे टर्न हमारा केमिस्ट्री का है कि मुझे केमिस्ट्री का चैप्टर करवाना चाहिए, बट वो अपना जो चैनल है वहाँ पर एक विभा कौशिक है, किस बच्चे के पेरेंट्स हैं, दे आर फ्रिक्वेंटली डिमांडिंग द बायो क्लास, तो इसी करके मैं बायो करवा रहा हूँ। पहले हमने बायो को स्टार्ट किया था एंड द चैप्टर वी हैड स्टार्टेड इट इज लाइफ प्रोसेसेस, द बेसिक फंक्शंस और द बेसिक एक्टिविटीज which are necessary for the life are known as life processes. Life processes चार तरह के हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. We had discussed the first life process, nutrition, in detail. It is the process of taking the food, digesting the food and using the digested food to get energy, repair and growth, and that is what nutrition. We will discuss today the second life process, and this is what respiration. अब रेस्पिरेशन बोलते ही बच्चों के पब्लिक के दिमाग में आता है कि श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, एंड दैट इज नॉट ए रेस्पिरेशन, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन. श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना दैट इज ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग है, वो ब्रीदिंग है. Respiration is the process to release the energy by the oxidation of food or glucose. What is actually respiration? In the cells, glucose in the presence of oxygen, it converts into CO2 plus H2O, energy released in the form of ATP. This is what respiration. हाँ, रेस्पिरेशन तब होगा अगर पहले ब्रीदिंग होगा. सो द ब्रीदिंग इज फॉलोड बाय रेस्पिरेशन. विल डिस्कस हाउ ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन. तो आपको एक फील आएगा कि किसे हमें रेस्पिरेशन बोलना चाहिए और किसको हमें ब्रीदिंग बोलना चाहिए. The taking of fresh air and releasing of foul air, that is what breathing. Respiration is the process to release the energy by the oxidation of food. ये respiration है. Breathing एक physical change है. अरे भाई, हमारे नाक है, ये मान लो कि रूम की खिड़कियां हैं, तो ताजी हवा अंदर आती है और गंदी हवा बाहर निकल जाती है. रूम की खिड़कियां खोली, ताजी हवा बाहर निकल गई, और ताजी हवा अंदर आ गई, गंदी हवा बाहर निकल गई. ब्रीदिंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, बट रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स. ब्रीदिंग एक फिजिकल चेंज है, रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है, एंड दिस इज द केमिकल चेंज इज अकरिंग इन द लिविंग बीइंग, सो इट इज अ बायोकेमिकल चेंज. ब्रीदिंग वन स्टेप प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है. ब्रीदिंग इज द वॉलंटरी चेंज. आप अपनी इच्छा से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं. मैंने श्वास को लिया, धीरे धीरे लिया, धीरे धीरे छोड़ा. अब मैं बाबा रामदेव बन जाऊं और कपालभाति करने लगूं, तो ये ब्रीदिंग है. ब्रीदिंग एक वॉलंटरी चेंज है. आपको बाबा रामदेव बनना है या हाथी बनना है, वो ब्रीदिंग है. रेस्पिरेशन एक इनवॉलेंटरी चेंज है.
यू कैनॉट गिव ऑर्डर टू द सेल्स कि सेल्स दबा दब रेस्पिरेशन करो, एनर्जी रिलीज करो और सुपरमैन बनना है और नर्सी विलेज की पानी की टंकी पे जाके बैठना है। आप रेस्पिरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ द ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम respiration. Respiration, it is the process to release the energy by the oxidation of food or glucose, and this is what respiration. I am doing my level best कि आप तक सब्जेक्ट को पहुंच जाऊं, but it is not more than 50%. बेटे हम लिविंग बीइंग्स हैं, आप लिविंग बीइंग्स हैं। आप क्लास में बैठते हैं, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, आपका आइज़ का एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, टीचर वहीं पे मोटिवेट होता है बच्चा क्या जानना चाह रहा है। हमारे आइज़ का एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन, वो आपको कंसंट्रेट करता है सब्जेक्ट की ओर। तो कभी भी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, बट अपनी एकेडमी दोनों प्लेटफॉर्म्स तैयार रखेगी। ऑनलाइन क्लासेस का भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। अभी असेट्स नहीं है हमारे पास में, जो भी है मोबाइल है, ट्राइपॉड स्टैंड है, माइक है, उनसे क्लासेस रिकॉर्ड करके आप तक भेज रहे हैं। बट आई वांट अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग रूम जिसमें अपना ऑनलाइन क्लासेस की क्वालिटी बढ़े। बट जब मार्केट्स खुलेंगे, लॉकडाउन खुलेगा, तब असेट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो यही आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, 10 टाइम्स बेटर क्वालिटी पे आ जाएगी। और सांकला क्लासेस ये आपका ऑफलाइन क्लासेस को भी पूरी तैयार रखेगा, पूरी प्रिकॉशंस के साथ में। एकेडमी विल बी प्रॉपरली सैनिटाइज्ड और बच्चों के बीच में 3-3 फीट का गैप होगा। एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, चाहे एट ए टाइम 20 बच्चों को, 10 बच्चों को पढ़ाना पड़े, प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए साल एकेडमी चलेगी। तो आपकी एकेडमी दोनों प्लेटफॉर्म पे चलेगी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। जब भी लगेगा कि कंडीशंस ठीक है, आपका रेगुलर क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी। लगा इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, प्लेटफॉर्म तैयार रहेगा ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस चलती रहे। नाउ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा भी ये नेचर हमें एटमॉस्फेयर दे रही है उसमें हम सरवाइव करना सीखेंगे। यही तो थ्योरी ऑफ डार्विन कि आप हर तरह के कंडीशंस में जीना सीख जाओ। तो हम हर तरह से अलर्ट रहेंगे, ऑनलाइन पे भी अलर्ट रहेंगे और ऑफलाइन पे भी अलर्ट रहेंगे। ठीक है बेटा। बट जो भी आपकी क्लासेस आ रही है इनको रेगुलरली करते रहे, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी एंड विनर इज दोज जो हर तरह के कंडीशंस में अपना काम करता हुआ निकल जाए। नाउ कम टू द टॉपिक। रेस्पिरेशन 2 तरह का है। द वन इज aerobic respiration and another one anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Anaerobic respiration is also known as fermentation. This what I had explained, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, which occurs in the presence of oxygen. In aerobic respiration, by the oxidation of one glucose molecule, 38 ATP molecules are released. वो एरोबिक रेस्पिरेशन है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? which occurs in the absence of oxygen or the limited supply of oxygen, वो anaerobic respiration है। इसका एग्जाम्पल है यीस्ट, जिसको हम खमीर बोलते हैं। घर में ढोकला बनाते हैं तो ढोकला बनाने के लिए हम खमीर को यूज करते हैं, या दारू बनाने की भट्टी में यही प्रोसेस यूज होती है। So here the glucose, it converts into ethanol plus CO2 plus 2 ATP molecules are released। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछता है, in what type of respiration more energy is released and why? The more energy is released in aerobic respiration due to complete oxidation of glucose. Here, by the oxidation of one glucose molecule, the 38 ATP molecules are released, and in anaerobic respiration, by the oxidation of one glucose molecule, the 2 ATP molecules are released. So the more energy is released in aerobic respiration. अब बेटा यहां पर वर्ड आया है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? इट इज अ स्लो केमिकल चेंज प्रोड्यूस्ड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स by the action of microorganisms, and in that the complex organic compounds, they converts into simpler form, and this is what fermentation. ओके, मैंने डेफिनेशन बोल दी, आपने सुन ली, और मैं आगे एक्सप्लेन ना करूं तो आप सोचेंगे सर ने एक्सप्लेन कर दिया है, बट मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं। फर्मेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब ये चीजें लाइव क्लासेस में आती है। अब मैं यहां पर वो फील देने लगा तो फील ही हो जाएगा, और फील देते देते वीडियो का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। फिर भी मेरी कोशिश है कि आप तक टू द पॉइंट सब्जेक्ट को पहुंचाया जाए। रात को हमने दूध को गर्म किया और इसको ठंडा किया टिल इट विल बिकम द ल्यूकवार्म, हल्का सा जब नवाया रह जाए, और फिर उसको में खट्टा लगा दिया, लस्सी डाल दी या दही डाल दिया या नींबू डाल दिया, तो सुबह तक जाके दही बनता है। अब जो दही बना है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन बना है। इसका मतलब रात को हमने खट्टा लगाया, सुबह तक दही बना, इसका मतलब ये स्लो केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन का मीनिंग ये। दूध को हम इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन दही को हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम 1 गिलास दूध पी सकते हैं, 1.5 गिलास दूध पी सकते हैं। अगर आप 5 गिलास दूध पी लोगे तो टॉयलेट पकड़ लोगे, पोटियां लग जाएंगी, क्योंकि दूध में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जो दही है इसमें सिंपलर कंपाउंड्स हैं। हम लस्सी 2 गिलास ब्रेकफास्ट में पी लेंगे, 2 गिलास लंच में पी लेंगे, 2 गिलास और भी 6 गिलास पी सकते हैं। हमने उसमें जो खट्टा डाला है, लस्सी डाली है या दही डाला है, उसके अंदर यूजफुल बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दही बनाने का काम करते हैं। दिस इज एक्चुअली द फर्मेंटेशन। रात से लेके सुबह तक दही बना, सो इट द स्लो केमिकल चेंज। दूध को इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट दही को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर फॉर्म। और हमने उसमें खट्टा लगाया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाला, सो इट अकर्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज व्हाट फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक्चुअली ये है। We had started the chapter life processes
We are the multicellular organisms. We have complex body organization. And these life processes cannot be performed by the simple methods. So to perform each life process in the efficient way according to the need of the body, we have a well-developed organ system to perform each life process. To perform nutrition, we have digestive system, and to perform respiration, we have a respiratory system. So we'll discuss now the respiratory system. Respiratory system. It is an organ system, body system, which includes various organs and parts. They all collectively perform the process of respiration in our body. Our respiratory system, it starts from nostrils. These two openings are known as nostrils. ये जो दो खिड़कियां हैं, these are nostrils. These are the openings जहां से एयर जाती है, एयर बाहर निकलती है. ये है nostrils. फिर अंदर एक रास्ता है जिसको कहेंगे नसल पैसेज. पेन डाल के चेक कर लो किसका रास्ता कितना लंबा है. तो वो है नसल पैसेज. nasal passage. In this nasal passage, we have hair and mucus. भाई नाक में बालों का क्या काम है? कि आप बाहर वॉक कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कोई भी मच्छर है या मक्खी एकदम से घुसने की कोशिश करता है, तो जैसे वो बाल हिलते हैं एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, छींक आती है और वो वो मच्छर या मक्खी है वो बाहर निकल जाता है. तो ये नाक के अंदर जो घास फूस उगी हुई है वो इसलिए है कि मच्छर मक्खी को अंदर जाने से रोके, डस्ट वगैरह है उसको अंदर जाने से रोके. ये इसका काम है. क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक मच्छर चला जाए हमें नचा देगा. वो अंदर जाके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में फड़फड़ाएगा, हम भी फड़फड़ाएंगे. तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा क्लियर होना चाहिए. कोरोना वायरस क्या कर रहा है? कोरोना वायरस है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक कर रहा है. कफिंग कर देता है, इचिंग कर देता है, खांसी कर देता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो इफेक्ट करता है. धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो जाता है, बंदे की डेथ हो जाती है. यही तो कोरोना वायरस है. तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो ट्रैक्ट है वो बिल्कुल नीट होना चाहिए. और इस नसल पैसेज के अंदर म्यूकस भरा हुआ है. नाक के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज व्हाट? म्यूकस. दिस म्यूकस इट एक्ट एज द एयर कंडीशनर ऑफ द बॉडी. मतलब हमारे को एसी नहीं लगाना चाहिए. हमारे नाक के अंदर एसी भरा हुआ है, वो म्यूकस है. इसको एसी क्यों बोला है? अरे भाई हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड और हमारा हर एक बॉडी पार्ट स्मूथली
तब तक काम करता रहेगा अगर उसको एक 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है प्रॉपर्ली मिलता रहेगा। सर्दियां पड़ रही है, बाहर टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड है, 5 सेंटीग्रेड है, 2 सेंटीग्रेड या 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ठंडी एयर अगर हमारे लंग्स में चली जाएगी तो लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो लंग्स में स्वेलिंग आ जाएगी, और लंग्स में स्वेलिंग आ जाएगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। इसी को तो बोलते हैं निमोनिया। सो व्हाट इज निमोनिया? द स्वेलिंग ऑफ द लंग्स इज नोन एज निमोनिया। What the mucus do? Why it act as a air conditioner of the body? बाहर टेम्परेचर है 5 सेंटीग्रेड, हमारा टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड। द एयर दैट वी इनहेल, जो एयर हमारे नाक के अंदर जाती है, दैट एयर इज वार्म्ड विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। म्यूकस उसको वार्म कर देता है और उसका टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड कर देता है। देन इट इज टेकन इन, ताकि हमारे लंग्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आए। क्योंकि आप लंग्स को अगर 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, एंड वी आर एबल टू ब्रीथ। ओके, तो दिस इज हाउ म्यूकस एक्ट एज द एयर कंडीशनर ऑफ द बॉडी। और म्यूकस का दूसरा फंक्शन क्या है? इट फिल्टर्स द एयर। ओके, आजकल कोरोना है, कोरोना से लॉकडाउन है, पॉल्यूशन नहीं है, तो आप सुबह नाक साफ करते होंगे तो ज्यादा गंदगी नहीं निकलती होगी। लेकिन इन रूटीन में आप सेक्टर 13 के मार्केट में 3 घंटे खड़े हो जाओ या बस अड्डे के सामने 2 घंटे खड़े हो जाओ, और इतनी स्मोक एंड डस्ट अंदर जाती है, वो स्मोक एंड डस्ट है वो म्यूकस पे चिपकते रहता है। क्योंकि वो स्मोक और डस्ट अगर हमारे लंग्स में चली जाएगी तो लंग्स के अंदर इंफेक्शन आ जाएगा। व्हाट द म्यूकस डू? म्यूकस उस डस्ट को, स्मोक को अपने साथ में चिपका लेता है। हम सुबह नाक साफ करते हैं तो म्यूकस के साथ में वो डस्ट, स्मोक वो बाहर निकल जाती है। सो इट फिल्टर्स द एयर। So there will be a 2 mark important question. What is the importance of hair and mucus in the nasal passage? Nasal passage जाके खुलता है pharynx में। It is the common passage for food and air. इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हमने कुछ भी निगला वो जाके फेरिंग्स में जाएगा, कुछ भी श्वास लिया वो फेरिंग्स में जाएगा। इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। मतलब हमने कुछ भी श्वास लिया जाके फेरिंग्स में गया, कुछ भी खाया वो फेरिंग्स में चला जाएगा। इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स से यहां से 2 पैसेज शुरू होता है। द वन इज फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं esophagus, another one windpipe, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। यहां से हमारा विंड पाइप शुरू हो जाता है। तो पीछे तो है विंड पाइप और उसके आगे है फूड पाइप। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम को इधर कर रहा हूं कि ये हमारा
विंड पाइप है और इस विंड पाइप का जो माउथ है ये है ग्लॉटिस, और इसी के साथ में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहेंगे एपिग्लॉटिस। When we swallow the food, जब हम खाना निगलते हैं, the opening of the windpipe, that is what glottis, windpipe का mouth, it is covered by the ढक्कन, the flap-like structure, epiglottis, and the food goes into the food pipe. इसका मीनिंग ये हुआ कि एट ए टाइम या तो हम खाना निगल सकते हैं या श्वास ले सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं व्हाइल टेकिंग द मील्स वी शुड नॉट टॉक। खाना खाते टाइम हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बात करेंगे यू नीड एयर। व्हेन यू नीड एयर, गलती से फूड पार्टिकल अगर हमारे विंड पाइप में चला गया तो विंड पाइप बस्ट हो सकता है। बस्ट क्यों होगा कि फूड पार्टिकल विंड पाइप में गया तो हमारा एयर पैसेज वो ब्लॉक होगा, एयर पैसेज ब्लॉक होगा, ये वाला कफिंग तो या तो कफिंग के साथ वो फूड पार्टिकल बाहर आ जाएगा। और फूड पार्टिकल अगर बाहर नहीं आया एंड यू हैव अ फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग कफिंग तो विंड पाइप बर्स्ट हो सकता है, इट विल लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन। तो आई थिंक लेक्चर्स आपके पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, तो सब अपने अपनी थोड़ी हैबिट चेंज करें कि खाना खाते टाइम ज़्यादा बात नहीं करें, क्योंकि इट विल लीड्स टू एक्सीडेंट एंड दैट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग। हमारा विंड पाइप है, ये गर्दन से होते हुए जाता है एंड वी हैव दिस थोरैसिस कैविटी जिसको हम चेस्ट बोलते हैं, और थोरैसिस कैविटी के अंदर हमारा विंड पाइप है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इसी को कहेंगे bronchus. So the windpipe, it divides into bronchus. Bronchus singular है और bronchi plural है, तो there will be two bronchus. They enters into respective lungs. They enters into respective lungs. And each bronchus it divides into the further branches each bronchus divides into the further branches, and these branches are known as bronchioles. These are known as bronchioles. So these are bronchioles. And these bronchioles, they end into the sac-like structures, spherical structures, sac-like structures, and they are known as alveolus. alveolus सिंगुलर है, alveoli प्लूरल है, इसको कहेंगे alveolus या कहेंगे alveoli. So alveolus, it is the smallest unit of respiratory system. मैं एक बार आपको ब्रीफ में रिपीट करता हूं चीजों को। Our respiratory system, it starts from nostrils, these two openings, then nasal passage that have hair and mucus. It opens to the pharynx. Pharynx is the common passage for food and air. Pharynx से दो पाइप शुरू होगी, one is food pipe जिसको कहेंगे esophagus, another one wind pipe जिसको कहेंगे trachea.
जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अभी फूड पाइप का एक्सप्लेनेशन मैं रोक देता हूँ. विंड पाइप है, ये हमारी गर्दन से होते हुए जाती है एंड इट एंटर्स इनटू थोरेसिस कैविटी. हमारे थोरेसिस कैविटी में 2 लंग्स है. हमारा ट्रैकिया है, इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकस. ब्रोंकस सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है. दे एंटर्स इनटू रेस्पेक्टिव लंग्स and the each bronchus it divides into further finer branches. They are known as bronchioles, and bronchioles they end into the khali angoor like structures, the sac like structures, that is known as alveolus. So alveolus is the smallest unit of respiratory system. अब क्वेश्चन ये है, how the respiratory system works. These lungs are supplied with large number of blood capillaries. They are supplied with large number of blood capillaries. And in the blood capillaries, we have more amount of CO2. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक गैसेस. So in our body cells, by the respiration, the CO2 is released. That CO2 is collected by plasma and blood, and that CO2 comes into the lungs in the blood capillaries. Okay, so there is CO2 in the blood capillaries. When we inhale air, the air enters through the nostrils, nasal passage, pharynx, windpipe, bronchus, bronchioles, and fills in alveolus. So in alveolus, there is a more amount of oxygen. By the process of diffusion, the oxygen from alveoli, it will go into the blood capillaries, and the CO2 from blood capillaries, it will enter into the alveolus. So CO2 by the alveolus, bronchioles, bronchus, windpipe, pharynx, nasal passage, nostrils, out. अब क्वेश्चन ये है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऑक्सीजन जा रहा है और CO2 बाहर आ रहा है. बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कि हमारी बॉडी के अंदर जो एयर जाती है वह है फ्रेश एयर. वह है फ्रेश एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो, और जो एयर हम बाहर निकालते हैं वो है फॉल एयर जिसके अंदर CO2 की क्वांटिटी ज्यादा है. अरे भाई ये नाक क्या 2 खिड़कियां हैं. ये इतनी स्पेशलाइज थोड़ी है कि इस एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दे, ऑक्सीजन को अंदर ले ले और बाकी के एयर को बाहर निकाल दे. पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. सो वी टेक फ्रेश एयर. द एयर it is fresh because it has more amount of oxygen. तो lung alveolus के अंदर, alveoli के अंदर there is more amount of oxygen. By the process of diffusion, oxygen from alveoli it will go into the blood capillaries, and CO2 from blood capillaries it will come into the alveoli. अब alveoli में जो एयर बन गया है वह फाउल एयर, बिकॉज उसके अंदर CO2 का लेवल ज्यादा आ गया है, एंड वी एक्सपेल, वी रिमूव फाउल एयर. डोंट से CO2, वी रिमूव फाउल एयर. उसके अंदर CO2 की क्वांटिटी ज्यादा है. दिस इज हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स. अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं. They are all related with respiratory system. अभी हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारा फूड पाइप कोलैप्स्ड है, पिचका हुआ है, बिकॉज इट इज टोटली मस्कुलर. जब हम खाना खाते हैं तभी हमारा फूड पाइप खुलता है और खाना हमारी बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर मूव करता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालसिस. बट आई एम बिजी विद यू इन टीचिंग. मुझे
मुझे ब्रीथ करने के लिए एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, क्योंकि हम सब का विंड पाइप है, इट ऑलवेज रिमेन एक्सपेंडेड, इट ऑलवेज रिमेन एक्सपेंडेड, बिकॉज दिस विंड पाइप इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इट इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यू से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और से सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये रिंग्स है कार्टिलेज की बनी हुई है। हमारे कान के अंदर कार्टिलेज टिश्यू है, सॉलिड टिश्यू है। पकड़ा, शेप चेंज हो गई, छोड़ा, शेप वापस आ गई। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द विंड पाइप डू नॉट कोलैप्स ऑल्दो देयर इज नो एयर इन इट। ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो खूब पूछा जाता है। Because the windpipe is supported by the rings of cartilage. हमारा विंड पाइप है, इसका ऊपर का हिस्सा है, इसके अंदर कार्टिलेज टिश्यू के वोकल कॉर्ड्स होंगे और उन वोकल कॉर्ड्स को मिला के बनता है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज नथिंग बट इट इज द साउंड बॉक्स। In human male, जो vocal cords हैं, they are highly developed and more protruding. This one, इसको कहेंगे एडम्स एप्पल। क्या कहेंगे इसको? एडम्स एप्पल। खाने वाला एप्पल नहीं है बेटा ये, दिस इज एडम्स एप्पल। यही तो हमारी आवाज को भारी कर देता है। गर्ल्स, तुम्हारे अंदर एडम्स एप्पल नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारी आवाज पतली होगी। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहां पर एक 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं डिस्कस करा के छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर उसी 3 नंबर के क्वेश्चन पे डेली लाइफ के अंदर उसका एप्लीकेशन और 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चंस बनेंगे। दैट इज कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उनके फीचर्स क्या होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं। A respiratory organ should have the large surface. Lungs are having large surface in the more number of alveoli. Due to more number of alveoli, due to more large surface, there is more diffusion of oxygen and CO2 that helps in the exchange of gases or the oxygenation of the blood. Second point. The walls of the respiratory organs, the walls of the respiratory organ should be thin and moist. Thin होगा तो diffusion होगा, और moist होगा तो उनमें cracks नहीं आएंगे। The walls of the respiratory organ should be thin and moist. And third character, a respiratory organ should be supplied with large number of blood capillaries. So this is topic today. बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमने फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिस्कस किया है, इसी के ऊपर इनडायरेक्ट डिस्कशन होगी, एंड दैट विल डिस्कस द अप्लाइड बायोलॉजी इन डेली साइंस। थैंक यू।